स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10B एनसीईआरटी गणित में आज हम प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 19 हल करेंगे। प्रश्न बहुत ही आसान है। प्रश्न क्या कहता है कि 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हमको बताने हैं। तो देखिए, ये आकृति हमको प्रश्न में दी गई है। तो बताया गया कि निचली वाली जो पंक्ति है इसमें टोटल 20 लट्ठे रखे गए हैं। उसके बाद में दूसरी पंक्ति में 19, फिर उससे ऊपर वाली में 18, उससे ऊपर वाली में 17, फिर 16, इस तरह से एक एक कम यहाँ पे होता जाएगा ऊपर। तो बतानी है कि जो 200 लट्ठे टोटल यहाँ पे जो लट्ठों की संख्या 200 है, तो ये 200 संख्या जो है वो कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इन लट्ठों की संख्याओं की एक समांतर श्रेणी बना लेनी है और उससे ही इसको हम आगे हल कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी श्रेणी बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है हल पंक्ति में लट्ठों की संख्या। ठीक है, पंक्ति में लट्ठों की संख्या की समांतर श्रेणी। तो पंक्ति में लट्ठों की संख्या या पंक्ति में लट्ठों की संख्या की समांतर श्रेणी की समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, जैसे कि प्रश्न में हमको बताया गया है। सबसे पहले निचली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर उसकी ऊपरी वाली पंक्ति में अगली पंक्ति में 19 है, फिर अगली पंक्ति में 18 है, फिर 17 है। इस तरह से पंक्ति आगे बढ़ती गई है। ठीक है, तो हमें अगर समांतर श्रेणी में कोई भी प्रश्न को हल करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर निकाल लेना चाहिए। उसके बाद ही हमें कहना चाहिए कि कोई सूत्र कौन सा लगेगा कौन सा नहीं लगेगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो जो प्रथम पद है श्रेणी का वो कितना है, 20 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्रथम पद जो होता है उसको हम ए से दर्शाते हैं। ए बराबर 20 हो जाएगा या प्रथम पद बराबर 20 हो जाएगा, दोनों बात एक ही है। हम फार्मूले में ए का उपयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे ए लिखना ज़्यादा उचित रहेगा। ठीक है, फिर सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, तो सर्वांतर होता है डी। डी को हम कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद से प्रथम पद को हम घटाते हैं। ठीक है, द्वितीय पद से प्रथम पद को हम घटाते हैं। तो 19 जो है 20 में से घटाने हैं, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो ऋणात्मक है, तो आंसर ऋण में जाएगा। 20 में से 19 गया तो 1 बचेगा। तो सर्वांतर कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया। ठीक है, अब आते हैं दोबारा से प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या कहता है कि 200 लट्ठों को कितनी पंक्ति में रखे गए हैं। तो इसका मतलब पंक्तियों की संख्या पूछा है, और पंक्तियों की संख्या क्या होती है, n होती है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले n का मान चाहिए। फिर एक और प्रश्न इसी में हमसे पूछा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या होगी। तो लट्ठों की संख्या क्या होगी, ठीक है, तो पहले हम n का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद में इसको हम आगे हल करेंगे। तो ठीक है, तो n का मान हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे एक बात और कही गई है कि जो टोटल लट्ठों की संख्या है वो 200 है। तो जो लट्ठों की संख्या है, इसका मतलब पंक्ति में लट्ठों की संख्या मतलब पदों का योग कितना है, एस एन बराबर कितना, 200 है। ठीक है, तो पदों की संख्या जो है वो हमें ज्ञात करनी है। पदों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और एस एन जो है टोटल पदों का योग, पदों का योग मतलब लट्ठों की संख्या है। तो हम यहाँ पे एस एन का ही फार्मूला लगा देते हैं जिसमें हम एन का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एस एन बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a धन n-1 डी, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन का मान कितना दिया है, 200 दिया है, तो यहाँ पे हम 200 लिख लेंगे। अब एन का मान हमें मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको एन का मान ही निकालना है। यहाँ से 2 का 2 जाएगा गुणा ए का मान कितना है, तो ए का मान 20 है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा धन एन का मान नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, डी का मान हमें यहाँ पे -1 रख लेना है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 2 है वो इसके साथ किस में भाग में है, इसका जब पक्षांतर हम कर लेंगे अगर, तो ये किस में जाएगा, इधर गुणा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना शेष रह जाएगा, n, अंदर इन दोनों का गुणा हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 दूनी 40 हो जाएगा। धन, अब देखिए यहाँ पे जो n है इसका इसमें हम घटा नहीं सकते, इसलिए डायरेक्ट हम 1 का गुणा इनमें कर लेते हैं। -1 का गुणा n के साथ होगा तो -n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, इस तरह से। अब यहाँ पे दोनों का हमें गुणा कर लेना है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा और साथ में डबल जीरो हो जाएंगी, तो यहाँ पे 400 आ गया। और यहाँ पे n ये हो गया 40, इसका कोष्टक हटा लेते हैं हम, प्लस माइनस माइनस n प्लस और प्लस मिलकर प्लस हो जाएगा, 1 का 1, 400 हो जाएगा यहाँ पे बराबर n। यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों धनात्मक संख्या है इसलिए आपस में जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 और 1 41 माइनस n। अब इस n का गुणा अंदर कर लेना है, तो 400 बराबर n का गुणा 41 में करें हम अगर तो 41 n हो जाएगा, माइनस इस n का गुणा इस n के साथ होगा तो n का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका पक्षांतर भी हमें इधर कर लेना है, तो पहले क्या 41 माइनस n स्क्वायर है, इसका पक्षांतर जब इधर हो जाएगा तो ये धन का इधर जाके ऋण का हो जाएगा, तो यहाँ पे शेष क्या रह जाएगा, इसका पक्षांतर इधर हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा, तो इसके बराबर हम 0 कर लेते हैं और इसको हम घात के अनुसार जमा लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे n स्क्वायर है, तो माइनस n स्क्वायर आएगा, यहाँ पे n आएगा साथ में, ठीक है। और उसके बाद में n है तो यहाँ पे धन 41 n लगा लेंगे, माइनस 400 बराबर 0। तो यहाँ पे हम ऋण का गुणा कर सकते हैं, तो ये संख्या का चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये ऋण का जो है वो धन बदल जाएगा और धन का ऋण में, ऋण का धन में, बराबर 400। तो इस तरह से एक हमें समीकरण मिल गया यहाँ पे। तो इस समीकरण में हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करके n का मान निकाल लेना है। तो हमें यहाँ पे इस 41 n का गुणा ऐसा करना है कि गुणा या भाग करें हम तो 400 मिले, जोड़ या घटाएं तो 41 मिले। तो ऐसे तो भाग कौन से मिलेंगे हमको, तो 25 और 16 का अगर हम गुणा करें तो हमको 400 मिल सकता है। तो इसका मतलब 25 और 16 में इसको तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25n, ठीक है, माइनस 16। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 41n मिल जाएगा। 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 2 4, ठीक है, 41 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो इतना मिल जाएगा, धन 400। अब इन दोनों का हमें ग्रुप बना लेना है, जोड़ा बना लेना है इस तरह से। अब देखना है कि दोनों चीज़ में, दोनों पदों में क्या चीज़ कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि n यहाँ पे भी है, n यहाँ पे भी है, इसका मतलब n यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या शेष रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार n है, तो 1 n बाहर ले लिया हमने, अंदर 1 n बचा, माइनस यहाँ से भी n बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 25 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऋण ले लेते हैं, यहाँ भी ऋण ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 है इसमें और इसमें भी 16 कॉमन है, यहाँ पे n बचेगा। और यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस बचेगा, क्योंकि जब माइनस का गुणा माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 16 का गुणा n से होगा तो 16n हो जाएगा, मतलब इसको हल करने में ये संख्या हमको मिलनी चाहिए। उसी प्रकार अगर हम 16 को इसमें भाग देंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 25 और गुणा करेंगे तो 400 मिलेगा, ठीक है, बराबर 0 के। अब क्या करना है हमें कि यहाँ से n लेना है और यहाँ से -16 लेना है, तो n -16 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में दोनों संख्या बराबर, इसलिए यहाँ पे हम n -25 ले लेते हैं बराबर 0 के, ठीक है। तो दोनों पदों को हमने यहाँ पे 0 कर लिया है। अब आगे इसको हम हल कर लेते हैं, और तो आगे हल करने पे हमें अब क्या मिल जाएगा, दोनों को हम अलग अलग 0 में कर लेते हैं, n -16 बराबर 0 कर लेते हैं और n -25 बराबर 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें हल कर लेना है आगे, यहाँ पे इस n को हमें यहाँ पे रहने देना है और 16 का पक्षांतर इधर करना है। ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। एक n का मान हमें 16 मिल गया, उसी प्रकार 25 का हम पक्षांतर इधर करेंगे तो धन के 25 हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 मान n के मिल चुके हैं, एक 16 और एक 25, ठीक है। अब हमसे पूछा था कि जो लट्ठों की संख्या है वो कितनी है, तो हमने लट्ठों की संख्या n माना था
पंक्तियों की संख्या n माना था। तो यहाँ पे 2 मान में लिखे आए हैं, तो इसमें से कौन सा सही मान है। तो अभी इसको कन्फर्म नहीं करना है कि कौन सा सही मान है। प्रश्न में हमसे आगे एक सवाल और पूछा था, एक बात और पूछा था कि जो ऊपरी पंक्ति है इसमें लट्ठों की संख्या क्या होगी, ठीक है, या कितने लट्ठे होंगे। तो इसमें लट्ठों की संख्या हमसे पूछा है, इसका मतलब यहाँ पे an का मान पूछा है, ठीक है। तो an का मान पूछा है हमसे, तो हम an का फार्मूला लगाएंगे अभी। तो an का फार्मूला क्या होता है, an, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ठीक है, ये पूछा था हमसे। ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, तो इसको हम निकालेंगे an से। an का फार्मूला क्या होता है, a धन n-1d, ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। तो पहले हम क्या करेंगे, n का मान यहाँ पे 16 रखेंगे, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 16 है, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे हम 25 रखेंगे फिर। तो an का मान हमें निकालना है, a का मान हमें कितना मिला था, 20 मिला था, धन n का मान हम पहले 16 रख लेते हैं -1, और d का मान -1 हमको मिला था पहले। तो 20 धन 16 से 1 गया तो कितना बचेगा, 15, 15 से हमें गुणा कर लेना -1 का। तो 20, 15 का गुणा -1 से होगा तो -15 हो जाएगा, ठीक है, 15 एकम 15, और यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। चलिए अब हम n का मान जो है 25 रख कर देखते हैं, ठीक है। तो n का मान हम 25 रखेंगे, ठीक है, n बराबर 25 लेने पर, तो फार्मूला क्या था हमारे पास, यही था, ठीक है, ए एन बराबर a धन n-1d। तो n की जगह पे हमें क्या रख लेना है, 25 रख लेना है, -1, और d का मान कितना, -1 है हमारे पास में। 20 धन 24 में 25 में से 1 गया तो यहाँ पे 24 बचेगा, ऋण 1। तो 20, 24 का गुणा ऋण 1 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना, ऋण 24 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 20 में से 24 को हटाएंगे तो ये -4 मिलेगा। तो देखिए पंक्ति जो है, ऊपरी पंक्ति में -4 तो आएगा नहीं, क्योंकि लट्ठों की संख्या माइनस में तो वहाँ पे होगी नहीं, प्लस में होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल पंक्ति है, ठीक है, लट्ठों में टोटल पंक्ति बनेगी वो कितनी बनेगी, 16 बनेगी, और ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 200 लट्ठों के लिए, अतः 200 लट्ठों के लिए 16 पंक्ति होगी, तथा ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। इसी तरह से यही हमारा उत्तर है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। धन्यवाद।